नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में। दोस्तों, यह है पार्ट 6 एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर इंटरव्यू के लिए। दोस्तों, अब तक आपने इसके बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ ये चल रही है। जब आप सीक्वेंस में इन पार्ट्स को देखेंगे, तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा जब आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होने वाले होंगे। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने एमएसएमई और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जो हर बार एसबीआई सीबीओ इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, टोटल मैंने इसमें 10 क्वेश्चन लिए हैं और आपसे ये पूछे जा सकते हैं आपके इंटरव्यू में। दोस्तों, आपको पता होगा एसबीआई की एक डेडिकेटेड वेबसाइट है एमएसएमई के लिए, तो ज़रूरी है जो एसबीआई का रोल रहा है एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए, उसकी हमें पूरी जानकारी हो। तो दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा जब आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, लास्ट में मैंने कुछ और प्लेलिस्ट सजेस्ट की हैं, जो आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्कल बेस्ड ऑफिसर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एज अ बैंकिंग ऑफिसर कैन यू एक्सप्लेन द एमएसएमई क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क एंड इट्स लेटेस्ट रिवीजन। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एमएसएमई क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म 2020 में किया गया था। इससे पहले क्लासिफिकेशन अलग अलग क्राइटेरिया पर पेश था, लेकिन 2020 से गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर दोनों को कंबाइन करके कंपोजिट क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया। ये क्राइटेरिया मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों पर इक्वली अप्लाई किया गया। ये एमएसएमई एक्ट 2006 के अंदर एक लैंडमार्क रिफॉर्म माना जाता है। सर, इसके बाद यूनियन बजट 2025 में गवर्नमेंट ने एमएसएमई लिमिट को रिवाइज करने की अनाउंसमेंट की। इस रिवीजन को मार्च 2025 में नोटिफाई किया गया और ये अप्रैल 2025 से इफेक्टिव हो गया। लेटेस्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग माइक्रो एंटरप्राइज के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट 2.5 करोड़ तक और टर्नओवर लिमिट 10 करोड़ तक है। स्मॉल एंटरप्राइज के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट 25 करोड़ तक और टर्नओवर लिमिट 100 करोड़ तक है। मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट 125 करोड़ तक है और टर्नओवर लिमिट 500 करोड़ तक है। सर, इस रिवीजन ने इन्वेस्टमेंट लिमिट को लगभग 2.5 टाइम्स और टर्नओवर लिमिट को 2 टाइम्स इंक्रीज किया गया। इससे ज़्यादा एंटरप्राइजेस एमएसएमई कैटेगरी के अंडर आएंगे और उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, गवर्नमेंट स्कीम और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का बेनिफिट मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन सीजीटीएमएसई स्कीम एंड टेल अस हाउ यू हैव यूज्ड इट टू इम्प्रूव एमएसएमई लैंडिंग एट योर ब्रांच। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, इस स्कीम को 30 अगस्त 2000 को मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और सिडबी ने मिलकर लॉन्च किया था। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को कोलेटरल फ्री लोन की सुविधा देना। इसके अंडर बैंक्स को क्रेडिट गारंटी कवर मिलता है, जिससे बिना कोलेटरल के भी एलिजिबल एमएसएमई बोरोवर्स को लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। जनरली इस स्कीम में लोन अमाउंट का लगभग 75% से 85% तक गारंटी कवर अवेलेबल होता है। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और नॉर्थ ईस्ट रीजन के बोरोवर्स के लिए गारंटी कवर 85% तक दिया जाता है। प्रेजेंट में इस स्कीम के अंडर पर बोरोवर गारंटी कवरेज लिमिट 5 करोड़ तक है, जिसमें टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन दोनों कवर होते हैं। सर, ब्रांच में जब भी कोई एमएसएमई बोरोवर फाइनेंशियल वाइबल प्रोजेक्ट के साथ आता था, लेकिन उसके पास एडिक्वेट कोलेटरल अवेलेबल नहीं होता था, तब हम प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी और रीपेमेंट कैपेसिटी का असेसमेंट करते थे। अगर प्रपोजल सूटेबल होता था तो लोन को सीजीटीएमएसई कवरेज के अंडर प्रोसेस करते थे। इस अप्रोच से हमारी ब्रांच को एमएसएमई लैंडिंग बढ़ाने में मदद मिली, जेन्युइन एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंस मिल सका, अननेसेसरी लोन रिजेक्शन कम हुए, साथ ही ब्रांच के प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स को अचीव करने में भी सपोर्ट मिला। सर, मेरे लिए सीजीटीएमएसई एक इम्पॉर्टेंट टूल रहा है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन और एमएसएमई ग्रोथ दोनों को प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ बैंकिंग प्रोफेशनल हाउ वुड यू एक्सप्लेन द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम एंड इट्स सिग्निफिकेंट फॉर इंडियाज इकोनॉमी। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च की गई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव कोविड-19 के दौरान एमएसएमईज को फाइनेंशियल सपोर्ट देना था, क्योंकि उस समय बहुत सारे बिजनेसेस कैश फ्लो और लिक्विडिटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। इस स्कीम के अंडर बैंक्स, एनबीएफसीज और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड किए गए। इन लोन्स पर गवर्नमेंट गारंटी दी गई और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कॉर्पोरेशन को दी गई। सर, समय के साथ इस स्कीम की ओवरऑल लिमिट बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ तक कर दी गई। इसका इम्पैक्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट था। लगभग 13.5 लाख एमएसएमई अकाउंट को एनपीए बनने से बचाया गया।
साथ ही एमएसएमई ग्रॉस एनपी रेशियो भी मार्च 2020 के 11% से घटकर सितंबर 2025 तक सिर्फ 3.3 रह गया। इस स्कीम की सक्सेस को देखते हुए गवर्नमेंट ने मई 2026 में ECLGS 5.0 को अप्रूव किया। इस फेज में एमएसएमईज के साथ साथ वेस्ट एरिया क्राइसिस से इफेक्ट हुए एयरलाइन सेक्टर को भी सपोर्ट दिया गया। इसका ऑब्जेक्टिव एडिशनल क्रेडिट फ्लो के रूप में लगभग 2.55 लाख करोड़ की हेल्प करना था। सर, मेरे व्यू में ECLGS भारत की बैंकिंग सिस्टम की रेस्पॉन्सिव और रेजिलियंस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसने डिफिकल्ट इकोनॉमिक कंडीशन में बिजनेसेस को सर्वाइव करने, एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करने और ओवरऑल इकोनॉमी रिकवरी को स्ट्रेंथन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मेरे व्यू में ECLG स्कीम भारत के बैंकिंग सिस्टम की रेस्पॉन्सिवनेस और रेजिलियंस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसने डिफिकल्ट इकोनॉमिक कंडीशन में बिजनेसेस को सर्वाइव करने, एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करने और ओवरऑल इकोनॉमिक रिकवरी को स्ट्रेंथन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द की चैलेंजेस एमएसएमईज फेस इन असेसिंग बैंक क्रेडिट एंड व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू एड्रेस देम। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एमएसएमईज को इंडिया की ग्रोथ का इंजन माना जाता है। इकोनॉमिक सर्वे 25-26 के अकॉर्डिंग देश में 7.47 करोड़ से अधिक एमएसएमई इंटरप्राइजेज हैं, जो 32.82 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। इनका जीडीपी में लगभग 31.1% और एक्सपोर्ट में 48.58% का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट रोल के बावजूद एमएसएमईज के लिए बैंक क्रेडिट तक रीच करना अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके पीछे कई रीज़न है, जैसे कोलेटरल की कमी, फॉर्मल क्रेडिट हिस्ट्री का ना होना, फाइनेंशियल लिटरेसी का लो लेवल, इनफॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन और बायर से पेमेंट मिलने में डिले। इस वजह से आरबीआई ने एस्टिमेट किया है कि एमएसएमई सेक्टर में लगभग 20 से 25 लाख करोड़ का क्रेडिट गैप है। इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों कई इनिशिएटिव ले रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि अप्रैल 2026 से 20 लाख तक के लोन के लिए कोलेटरल फ्री लेंडिंग को मैंडेटरी बनाया गया है। इससे छोटे और नए बिजनेसेस को क्रेडिट एसेस करना और आसान होगा। सर, मुझे एज अ सीबीओ के रूप में काम करने का मौका मिले तो मैं एमएसएमई कस्टमर को सीजीटी एमएसई और मुद्रा जैसी स्कीम के बारे में एक्टिवली गाइड करूंगा, ताकि उन्हें बिना अननेसेसरी डिफिकल्टी के इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिल सके और उनका बिजनेस और तेजी से ग्रो हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन सप्लाई चेन फाइनेंस एंड इट्स रोल इन एमएसएमई लैंडिंग इन इंडिया। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, सप्लाई चेन फाइनेंस एक ऐसा फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जिसमें बैंक एमएसएमई सप्लायर्स को उनके वेरीफाइड इनवॉइसेस के अगेंस्ट जल्दी पेमेंट प्रोवाइड करता है। मतलब अगर किसी एमएसएमई ने किसी बड़े कॉर्पोरेट बायर को गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की हैं, तो पेमेंट के लिए 60 से 90 दिन वेट करने के बजाय बैंक उस इनवॉइस के बेसिस पर पहले ही फंड प्रोवाइड कर देता है। ये एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमएसएमईज इंडिया की जीडीपी में 30% से अधिक कंट्रीब्यूशन देते हैं और लगभग 12 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इस सेक्टर को अभी भी लगभग 30 लाख करोड़ का क्रेडिट गैप का सामना करना पड़ता है। ट्रेडिशनल बैंक लोन में अक्सर कोलेटरल की रिक्वायरमेंट होती है, जो कई छोटे बिजनेसेस प्रोवाइड नहीं कर पाते। सप्लाई चेन फाइनेंस इस प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता है, क्योंकि यहाँ लैंडिंग का बेसिक कोलेटरल नहीं बल्कि वेरीफाइड इनवॉइस होता है। आरबीआई ने इस प्रोसेस को और एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए TREDS प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एमएसएमई अपने इनवॉइसेस को डिजिटली फाइनेंस करवा सकते हैं। एसबीआई भी TREDS प्लेटफॉर्म पर एक एक्टिव फाइनेंसर के रूप में पार्टिसिपेट करता है और एमएसएमईज को वर्किंग कैपिटल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आरबीआई के 2026 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग कोलेटरल फ्री लोन लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। इससे छोटे बिजनेसेस के लिए क्रेडिट एक्सेस और भी आसान हुआ है और एमएसएमई लैंडिंग इकोसिस्टम को मजबूती मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ सर्कल बेस्ड ऑफिसर यू विल डील विद एमएसएमई क्लाइंट रेगुलरली, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म इज एंड हाउ इट एक्चुअली हेल्प स्मॉल बिजनेसेस। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है। ये आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव एमएसएमईज की डिलेड पेमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सर, आमतौर पर एमएसएमईज जब किसी लार्ज कंपनी या बायर्स को गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हें पेमेंट मिलने में 90 से 120 डेज तक लग सकते हैं। इस वजह से उनकी वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो पर प्रेशर आ जाता है। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म इस प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। एमएसएमई अपने अप्रूव्ड इनवॉइसेस को प्लेटफॉर्म पर अपलोड करता है। उसके बाद बैंक्स और एनबीएफसीज
उन इनवॉइसेस को फाइनेंस करने के लिए कॉम्पिटिटिव बिडिंग करते हैं। जिस फाइनेंसर की बिड सबसे सूटेबल होती है उसके थ्रू एमएसएमई को इनवॉइस अमाउंट का फंड बहुत जल्दी मिल जाता है। सर, इस प्रोसेस की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि एमएसएमई को जनरली 24 से 48 आवर्स के अंदर फंड मिल जाते हैं और इसके लिए एडिशनल कोलेटरल की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। सर, आज के टाइम पर ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के थ्रू 7.5 लाख करोड़ से अधिक फाइनेंसिंग हो चुकी है और 80,000 से ज़्यादा एमएसएमईज इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा 250 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली कंपनीज के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी किया गया है, जिससे इकोसिस्टम और भी स्ट्रॉन्ग बने। सर, यूनियन बजट 26-27 में ट्रेड्स को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करने का प्रपोजल भी दिया गया है, जिससे एमएसएमई फाइनेंसिंग को और बूस्ट मिलेगा। एसबीआई भी इस प्लेटफॉर्म पर एक एक्टिव फाइनेंसर के रूप में पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए एक सर्कल बेस्ड ऑफिसर के रूप में मैं एलिजिबल एमएसएमई कस्टमर को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के बारे में अवेयर करूंगा और उन्हें इस प्लेटफॉर्म का यूज करके अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स एफिशिएंटली मैनेज करने में मदद करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई अप्रोच यू फॉर अ 25 लाख टर्म लोन, वॉक मी थ्रू योर क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, अगर एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई 25 लाख का टर्म लोन अप्लाई करता है तो सबसे पहले मैं उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वेरीफाई करूंगा ताकि एमएसएमई की कैटेगरी रिवाइज डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंफर्म हो सके। उसके बाद मैं एप्लीकेंट का सिविल और अदर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज का रिपोर्ट चेक करूंगा और नो या नो गो क्राइटेरिया के बेसिस पर इवेलुएट करूंगा। अगर क्रेडिट प्रोफाइल सेटिस्फैक्ट्री होगी तभी एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं पिछले 2 से 3 साल की आईटीआर, जीएसटी रिटर्न, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैंक स्टेटमेंट एनालाइज करूंगा। फाइनेंशियल एनालिसिस के दौरान मैं डेट सर्विस कवरेज रेशियो मिनिमम 1.25, करंट रेशियो और टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज अपॉन टेंजिबल नेटवर्थ रेशियो को सीएमए डेटा के थ्रू एवेलुएट करूंगा ताकि रीपेमेंट कैपेसिटी और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एसेस की जा सके। इसके बाद मैं फिजिकल साइट विजिट करूंगा जिससे यूनिट की एक्चुअल एग्जिस्टेंस, बिजनेस ऑपरेशन और प्रोजेक्ट वायबिलिटी वेरीफाई की जा सके। अगर कोलेटरल अवेलेबल नहीं है तो मैं सीजीटी कवरेज की एलिजिबिलिटी भी एसेस करूंगा जिससे लोन को गारंटी सपोर्ट मिल सके। फाइनली मैं 5C फ्रेमवर्क के बेसिस पर प्रपोजल एवेल्युएट करूंगा जिसमें करेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेटरल और कंडीशन शामिल होते हैं। इन सब फैक्टर को एसेस करने के बाद मैं क्रेडिट नोट प्रिपेयर करके सैंक्शन के लिए रिकमेंड करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट द उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल इज एंड व्हाई इट मैटर फॉर अ सर्कल बेस्ड ऑफिसर एट एसबीआई। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक गवर्नमेंट पोर्टल है जो 1 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। ये एक फ्री और पेपरलेस प्लेटफॉर्म है जहां एमएसएमईज को एक यूनिक 12 डिजिट उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। सर, 1 अप्रैल 2025 से लागू रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन के अनुसार माइक्रो इंटरप्राइजेस की इन्वेस्टमेंट लिमिट 2.5 करोड़ तक और टर्नओवर लिमिट 10 करोड़ तक है। एक सर्कल बेस्ड ऑफिसर के लिए ये पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके 3 मेजर रीजन है। पहला, आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किसी भी लोन को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर क्लासिफाई करने के लिए वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। दूसरा, उद्यम रजिस्टर्ड एमएसएमईज को सीजीटीएमएसई स्कीम के अंदर 10 करोड़ तक कोलेटरल फ्री क्रेडिट कवरेज का बेनिफिट मिल सकता है जिससे उनके लिए लोन लेना और भी आसान हो जाता है। थर्ड, यूनियन बजट 25-26 में एम ई कार्ड लॉन्च किया गया जिसमें उद्यम रजिस्टर्ड माइक्रो इंटरप्राइजेस को 5 लाख तक की क्रेडिट लिमिट दी जाती है। इसलिए सर, अगर मुझे एसबीआई में सर्कल बेस्ड ऑफिसर के रूप में काम करने का अवसर मिले तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि मेरे सर्कल के हर एलिजिबल एमएसएमई बोरोवर का उद्यम रजिस्ट्रेशन हो ताकि उन्हें अवेलेबल गवर्नमेंट स्कीम और क्रेडिट बेनिफिट का मैक्सिमम एडवांटेज मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ सीबीओ यू विल हैंडल एमएसएमई क्लाइंट डेली, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ वर्किंग कैपिटल लोन एंड अ टर्म लोन टू योर एमएसएमई बोरोवर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, वर्किंग कैपिटल लोन और टर्म लोन दोनों एमएसएमईज के लिए एक इम्पॉर्टेंट होते हैं लेकिन इनका पर्पस अलग अलग होता है। वर्किंग कैपिटल लोन बिजनेस की डे टू डे ऑपरेशनल नीड को मीट करने के लिए दिया जाता है, जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना, सैलरीज पे करना, इन्वेंट्री मेंटेन करना या रूटीन बिजनेस एक्सपेंसेस मैनेज करना। ये जनरली शॉर्ट टर्म और रिवॉल्विंग नेचर का लोन होता है जो कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के फॉर्म में दिया जाता है। आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एमएसएमईज के लिए जिनकी वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ तक है, बैंक को नायक कमेटी टर्नओवर मेथड के बेसिस पर मिनिमम 20% ऑफ प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर के हिसाब से वर्किंग कैपिटल एसेस करना होता है। दूसरी तरफ टर्म लोन लॉन्ग टर्म बिजनेसेस
दूसरी तरफ टर्म लोन लॉन्ग टर्म बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए दिया जाता है, जैसे नई मशीनरी खरीदना, बिजनेस प्रीमाइसेस एक्सपेंड करना या टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन करना। इस लोन को बोरोवर फिक्स्ड ईएमआई के थ्रू रीपे करता है और इसका रीपेमेंट पीरियड जनरली 1 से 15 ईयर तक हो सकता है। एसबीआई एमएसएमईज की दोनों रिक्वायरमेंट को सपोर्ट करता है थ्रू स्कीम लाइक असेट बैक्ड लोन, एसएमई स्मार्ट स्कोर और सीजीटीएमएसई। इसके अंडर एलिजिबल बोरोअर को कोलेटरल फ्री क्रेडिट भी प्रोवाइड किया जा सकता है, जो 1 करोड़ तक अवेलेबल है। सर, एज अ सीबीओ मेरा रोल ये होगा, मैं एमएसएमई कस्टमर की एक्चुअल बिजनेस रिक्वायरमेंट को प्रॉपर्ली एसेस करूं और उसकी नीड के अकॉर्डिंग सबसे सूटेबल क्रेडिट सॉल्यूशन रिकमेंड करूं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एज अ सर्कल बेस्ड ऑफिसर हाउ वेल डू यू अंडरस्टैंड द पीएसएल सब टारगेट फॉर एमएसएमई लैंडिंग, व्हाट क्वालिफाइज अंडर इट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मुझे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के एमएसएमई रिलेटेड प्रोविजन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आरबीआई के प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मास्टर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2025 से बैंक के लिए ओवरऑल 40% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट के अंदर एक डेडिकेटेड सब टारगेट भी रखा गया है। इसके अंडर बैंक्स को अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का कम से कम 7.5% माइक्रो इंटरप्राइजेस को लैंड करना होता है। एमएसएमई क्लासिफिकेशन की बात करें तो रिवाइज्ड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग माइक्रो इंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ तक और टर्नओवर 10 करोड़ तक होना चाहिए। स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट 25 करोड़ और टर्नओवर लिमिट 100 करोड़ होनी चाहिए। वहीं मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट 125 करोड़ और टर्नओवर लिमिट 500 करोड़ तक अलाउड है। पीएसएल के अंडर उद्यम, रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइजेस को दिए गए लोन्स क्वालिफाई करते हैं। इसके अलावा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री यूनिट 50 करोड़ तक के रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप और एमएसएमई को दिया गया एक्सपोर्ट क्रेडिट भी इस कैटेगरी में इंक्लूड होता है। साथ ही जो इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस उद्यम असिस्ट सर्टिफिकेट रखते हैं, उन्हें भी पीएसएल बेनिफिट के लिए एलिजिबल माना जाता है। सर, इस फ्रेमवर्क का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि क्रेडिट फ्लो देश के सबसे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेसेस तक पहुंच सके, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिल सके। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, जैसा मैंने बताया था, मैं कुछ प्लेलिस्ट सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले आप ये प्लेलिस्ट सेव कर लीजिएगा। जितनी भी एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर रिलेटेड वीडियोस आएंगी, वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों, ये आप शॉर्ट वीडियो की प्लेलिस्ट, इसको भी सेव कर लीजिएगा। इन शॉर्ट वीडियोस में मैं वो न्यूज़ कवर कर रहा हूँ जो एसबीआई से रिलेटेड है, जो आपके एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और हो सकता है आपसे इनमें से कुछ न्यूज़ पूछे भी जाएँ इंटरव्यू में। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको लगता है आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल टर्म्स आते हैं, बट आप पैनल के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो ये शॉर्ट वीडियो बैंकिंग और फाइनेंशियल टर्म की बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इन वीडियो को देखिएगा। इनमें मैंने पैनल स्टाइल में बताया है कि कैसे आपको एक इफेक्टिव आंसर पैनल के सामने देना चाहिए, जिससे आपको इंटरव्यू में एक अलग ही एज मिले और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी हो या सजेशन हो, या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूं आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।